वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 18 मई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल रामगढ़ विषधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में है। हाल ही में इसे एक टाइगर रिजर्व के तौर पर नोटिफाई कर दिया गया है। आपकी जानकारी में हो गया कि भारत में वर्तमान में 51 टाइगर रिजर्व्स हैं और इस एडिशन के बाद टाइगर रिजर्व्स की संख्या 52 हो गई है। तो जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व भारत में बना वो कौन सा है? रामगढ़ विषधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे अभी हाल ही में टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया। लोकेशन क्या है? राजस्थान में है प्राइमरली, ये आपको याद रखना है कि राजस्थान में लोकेटेड है। थोड़ा सा और माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो जो बूंदी डिस्ट्रिक्ट है लार्जली आपको वहाँ पे मिलेगा, और कुछ हिस्सा भिलवाड़ा और कोटा डिस्ट्रिक्ट का भी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कवर हो जाएगा, जो कि अब टाइगर रिजर्व बन चुका है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने डिक्लेयर किया था इसे सेंचुरी के तौर पे 1982 में। जो सेक्शन 5 है राजस्थान वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1951, उसी को आधार बना के 1982 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया। यहां पर आपको मिलते हैं इंडियन वॉल्फ, लेपर्ड्स, स्ट्रिप्ड हाइना, चिंकारा, एंटीलोप और फॉक्सेस। रामगढ़ वाइल्ड लाइफ, ये विषधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये एक बफर की तरह भी काम करता है रणथंभौर नेशनल पार्क के लिए। काफ़ी फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक बफर के तौर पे भी ये अटैच हो जाती है रणथंभौर नेशनल पार्क के साथ। रामगढ़ विषधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये भारत का 52nd टाइगर रिजर्व बन गया और राजस्थान का चौथा। इसके अलावा जो 3 टाइगर रिजर्व राजस्थान में हैं, 2000 रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा, तो 4 राजस्थान में हैं, आप याद रख सकते हैं। टाइगर का जो स्टेटस है, स्टेटस ऑफ टाइगर इन इंडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 2019 में आई थी, भारत में वर्तमान में 20 राज्यों में 2967 2967 टाइगर्स हैं। हो सकता है ये संख्या अब 3000 पार भी कर गई हो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रेपो रेट के बारे में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ समय पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक ऑफ साइकिल मीटिंग में जो रेपो रेट है उसे 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया इमीडिएट इफेक्ट से। पहले जो रेपो रेट था वो 4 का था और अभी वो 4.40% का है। ये जो चेंज है ये देखिए 4 मई को हो गया था। एक्चुअली में अभी हाल ही में इस पर द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, उन्होंने उसमें रेपो रेट के बारे में बड़ा विस्तार से बात करी थी और रेफरेंस उन्होंने भी 4 मई की इसी जो चेंज है ऑफ साइकिल मीटिंग है उसी का लिया था। दैट्स वाई ये अगेन न्यूज में आया, तो हमने इसे यहां पे रख लिया। रेपो रेट, जिसे रीपर्चेज रेट भी कहा जाता है, ये एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है। अगर बैंक्स को ओवरनाइट मनी चाहिए, पैसा चाहिए, बैंक है, बैंक को पैसा चाहिए, तो वो किसकी ओर जाएंगे? आरबीआई की ओर जाएंगे। आरबीआई से जब वो पैसा लेंगे, अमाउंट लेंगे या रुपी लेंगे, इसके बदले में उन्हें कोलैटरल के तौर पे कुछ देना होगा। तो बैंक कोलैटरल के तौर पे आरबीआई को देंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लेकिन केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटी देने भर से तो आरबीआई उनको पैसे दे नहीं देगी, इसके लिए उन्हें कुछ ब्याज भी चुकाना होगा। तो बैंक जो भी पैसा आरबीआई से लेगा उसके लिए वो आरबीआई को कुछ ब्याज चुकाएगा। अब वो ब्याज कितना होगा जो बैंक आरबीआई को चुकाएगा, वही है रेपो रेट। रेपो रेट जो रेट होता है वो काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट होता है, जिसके बेसिस पे बैंक्स को आरबीआई को ब्याज चुकाना होता है, इंटरेस्ट चुकाना होता है। रेपो रेट जितना ज्यादा बढ़ेगा बैंक्स उतना ज्यादा डिसइंसेंटिवाइज होंगे आरबीआई से पैसे लेने को लेकर। अब जब आरबीआई से बैंक को पैसा मिलेगा तो बैंक क्या करेगा? बैंक लोन देगा फर्दर, और ये पैसा चला जाएगा कहां? मार्केट में। मार्केट में जब पैसा ज्यादा होता है तो आपको पता है कि रुपए की वैल्यू गिर जाएगी और इन्फ्लेशन आएगा। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो पहला टूल ये होता है कि मार्केट में मनी सप्लाई को कम किया जाए, मार्केट में पैसा कम पहुंचे। मार्केट में पैसा अगर कम पहुंचाना है तो इसके लिए जरूरी होगा कि बैंक आरबीआई से कम उधार ले। बैंक आरबीआई से उधार कम लेना शुरू कर देगा अगर आरबीआई अपने ब्याज की दर बढ़ा दे, और वो ब्याज की दर क्या है? रेपो रेट। तो जब भी मार्केट में मनी सप्लाई को रिड्यूस करना होता है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है, तो बैंक्स डिसइंसेंटिवाइज हो जाते हैं आरबीआई से पैसे लेने को लेकर, और तब मार्केट में रिजल्टेंट फॉर्म में मनी सप्लाई गिर जाती है। इसके जरिए इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जाता है। तो रेपो रेट एग्जैक्टली क्या है वो आपने इस ग्राफ के माध्यम से समझ ही लिया। ये शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट फंड्स की पूरी करता है बैंक्स की, जहां पे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले में सेंट्रल बैंक से यानी कि आरबीआई से कुछ पैसे ले लेते हैं, बोरो कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं। रेपो रेट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क करता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में, जहां पे वो इसके माध्यम से इन्फ्लेशन एंड मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं।
सिग्निफिकेंस ये है कि ये की बेंचमार्क होता है जिसके माध्यम से जो बैंक्स एंड ऑल होते हैं वो अपने लोन के रेट्स डिसाइड कर सकते हैं। सेकेंडली, ये मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी के टूल के तौर पे काम करता है, बिकॉज इसके माध्यम से लिक्विडिटी और फंड्स की जो स्थिति है उसे आरबीआई रेगुलेट कर पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर रेपो रेट को डिक्रीज कर दिया जाए यानी कि कम कर दिया जाए तो बैंक्स इंसेंटिवाइज होंगे, उनको फायदा मिलेगा कि वो अपनी सिक्योरिटीज आरबीआई को दें और ज्यादा पैसे आरबीआई से ले लें, और फिर वो पैसा मार्केट में जाएगा और मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। और उसका उल्टा, अगर रेपो रेट बढ़ा दिया जाए तो फिर बैंक्स डिसइंसेंटिवाइज होते हैं पैसे उधार लेने को लेकर, और इसके रिजल्टेंट मनी सप्लाई गिरती है। तो ये तो मामला रेपो रेट का हो गया। यूपीएससी 2023 के लिए कोर्सेस अवेलेबल हैं ओनली आईएएस के पास, आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। प्रारंभ जो कि आपका फाउंडेशन कोर्स का बैच है, मैं आपको बता दूं ये बैचेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड्स में अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आप सिस्टमेटिकली एकदम टाइम टेबल के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं सो यू हैव आईडीएमपी, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्सेज को ज्वाइन करना है तो प्रारंभ को ज्वाइन करने के लिए ऑनलाइन मोड में आपको जाना होगा video.onlyas.in में, और आईडीएमपी के लिए आपको dpp.onlyas.in पे जाना होगा। बाकी जानकारी के लिए आप ओनली आईएएस को कॉल भी कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एंडोसल्फान के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में केरला की सरकार को लताड़ लगाई, स्लैम किया, फटकार लगाई, ये कहते हुए कि आपने कुछ भी नहीं किया है एंडोसल्फान पेस्टिसाइड एक्सपोजर के विक्टिम्स को। काफ़ी लंबे समय पहले ये देखा जाने लगा कि कई सारे लोगों ने नेगेटिव सिम्टम्स दिखाने शुरू कर दिए। केरला का जो कसरगोड वाला रीजन है बेसिकली वहाँ पे, और कारण के तौर पे जो निकल के आया दैट वाज एंडोसल्फान पेस्टिसाइड। एंडोसल्फान पेस्टिसाइड के इस्तेमाल को काफ़ी पहले बंद कर दिया गया था, 2011 के दौरान ही कोर्ट ने उसे रोक दिया था, और ग्लोबली भी इसे बंद कर दिया गया क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा नुकसान देखे जा रहे थे। कई सारे लोगों ने कोर्ट के सामने कंपनसेशन की मांग करी, और फाइनली कोर्ट ने 2017 में आदेश दिया कि विक्टिम्स को 3 महीने के भीतर 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाए। इस संबंध में अभी तक कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया है। महज 8 लोगों को ये कॉम्पनसेशन दिए गए हैं, जबकि ये कॉम्पनसेशन बहुत बड़ी संख्या में लोगों को दिए जाने हैं, 3000 से ज़्यादा लोगों को। एंडोसल्फान एक ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड है जिसे धीमे धीमे पूरी दुनिया में फेज आउट कर दिया गया है। इसके बहुत ही नेगेटिव और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स होते हैं, हेल्थ और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स होते हैं। एंडोसल्फान बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया क्योंकि ये टॉक्सिसिटी को बढ़ा रहा था, बायो एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में चला जाए तो फिर एक्यूमुलेट होता रहता है, और ये एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर हमारी बॉडी में इसे भी नुकसान पहुंचाता है। ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो इसे रोकने के लिए 2011 में आया स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स 2011 में, और ये 2012 में इफेक्टिव हुआ, जिसके तहत एंडोसल्फान की मैन्युफैक्चरिंग और यूज को बंद कर दिया गया बिकॉज ये ह्यूमन हेल्थ के लिए एक थ्रेट साबित हो रहा था। इंडियन सिनेरियो में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर के माध्यम से 2011 में जो कई सारे केरला के कसरगोड में इंसिडेंट्स आ रहे थे एंडोसल्फान के साइड इफेक्ट्स के, उसके चलते इसे बैन कर दिया कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या जो यूज है एंडोसल्फान का वो भारत में नहीं होगा। लेकिन जो कॉम्पनसेशन की बात की गई थी वो अभी तक दी नहीं गई है, तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा ह्यू एंड क्राई है, और कई सारे जो विक्टिम्स हैं वो काफ़ी लंबे समय से अपने कॉम्पनसेशन का वेट कर रहे हैं। इसके पहले इसका इस्तेमाल कॉटन, कैश्यू, फ्रूट, टी, पैडी, टोबैको एक्सेट्रा पे स्प्रे करने के लिए किया जाता था इन द फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड्स, जो व्हाइट फ्लाइज, बीटल्स और वॉर्म्स के अगेंस्ट में वर्क करता था, लेकिन इसका ह्यूमन हेल्थ पे भी बड़ा नुकसान रहा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में है। इस समय जो ज्ञानवापी मॉस्क कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में है। काशी विश्वनाथ टेम्पल, ज्ञानवापी मॉस्क कॉम्प्लेक्स, पूरा एरिया, कई सारे जो डिवोटीज हैं उनका ऐसा मानना है कि वहां पे मां श्रृंगार गौरी जो स्थल है वो काफी प्रोमिनेंट है और उन्हें वहां फ्रिक्वेंट विजिट के लिए अलाउ किया जाना चाहिए। यहां पर कोर्ट ने एक वीडियोग्राफी सर्वे का आदेश दिया है। वीडियोग्राफी सर्वे के माध्यम से इस चीज को इंश्योर किया जाए कि मां श्रृंगार गौरी स्थल वहां पर कितना ज्यादा प्रोमिनेंट है, और उसी के बेसिस पे डिसीजन लिया जाए कि क्या विजिटर्स को फ्रिक्वेंटली वहां जाने को लेकर अलाउ किया जाना चाहिए। इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया। सिविल कोर्ट का ये ऑर्डर था जहां पर वीडियोग्राफी सर्वे की बात की गई। सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए प्ली की गई है। तो यही पूरा मामला है जो न्यूज में है। उम्मीदतन आपने इस टॉपिक के बारे में काफी कुछ पढ़ा और जान भी लिया होगा। यहां पर एक मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 का भी आता है।
1991 में एक कानून लाया गया था जिसके तहत यह कहा गया कि 15 अगस्त 1947 यानी कि वो दिन जिस दिन भारत देश आजाद हुआ, जिस भी रिलीजियस स्ट्रक्चर का जो भी आइडेंटिटी थी उसे वही मेंटेन रखा जाएगा, उसे किसी अन्य रिलीजियस प्लेस में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। इवन उस धर्म के भीतर भी किसी और सेक्ट के डिनोमिनेशन में उसे कन्वर्ट नहीं करेंगे। अगर हम इस कानून की बात करें, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 की, तो इसमें एक सेक्शन 3 किसी भी प्रकार के कन्वर्जन को बार करता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप की बात कर रहे हैं, पूजा स्थलों की बात कर रहे हैं, दर्शनीय स्थलों की बात कर रहे हैं, वो किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन के हों, उन्हें एक रिलीजियस डिनोमिनेशन से किसी दूसरे रिलीजियस डिनोमिनेशन में परिवर्तित नहीं किया जाएगा, ऐसा इस कानून के सेक्शन 3 में कहा गया। सेक्शन 4 का जो क्लॉज 1 है वो ये डिक्लेयर करता है कि किसी भी एक रिलीजियस श्राइन के रिलीजियस कैरेक्टर को हम चेंज नहीं करेंगे और वो 15 अगस्त 1947 में जो था वही बना रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सेक्शन 4 क्लॉज 2 ये बोलता है कि अगर 15 अगस्त 1947 के समय कोई भी प्रोसीडिंग चल रही थी इस बारे में कि किस ये रिलीजियस डिनोमिनेशन का ये जो श्राइन है ये किसी और रिलीजन का श्राइन हो सकता है, तो उसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा और कोई भी फ्रेश सूट या लीगल प्रोसीडिंग अब नहीं चलाई जाएगी। आपके मन में सवाल होगा कि अगर इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं तो फिर राम जन्मभूमि की जो भूमि है उसे कैसे ग्रांट किया गया हिंदू कम्युनिटी के लोगों को। जब ये कानून बनाया गया था उसी समय इसमें सेक्शन 5 ऐड किया गया था, जिसमें कहा गया था कि इस कानून में लिखे गए कोई भी प्रावधान राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे और इस संबंध में कोई भी स्वीट अपील या प्रोसीडिंग नहीं की जा सकेगी। मतलब इस पूरे मामले को इस कानून के एम्बिट से बाहर रखा गया था एंड दैट इज द रीजन कि वहां पर आसानी से बिना इस कानून के पेज के सेटलमेंट किया जा सका। जो पेनल्टी है उसका भी प्रावधान किया गया है सेक्शन 6 में। अगर कोई व्यक्ति इस प्रावधान को मानने से इनकार करता है तो 3 साल तक के इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल की सजा हो सकती है और फाइन भी हो सकती है। तो ये पूरा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एससीओ रैट्स के बारे में है। रशिया, चाइना, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज की जो काउंटर टेररिज्म टीम है वो गैदर होगी दिल्ली में। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट के तौर पे मीटिंग होती है एससीओ रैट्स की यानी कि रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर की। 16 से 19 मई के बीच में ये जो पूरी मीटिंग है ये हो रही है। इनिशियली ऐसा लगा था कि पाकिस्तान पॉसिबली इसमें पार्टिसिपेट ना करे, लेकिन पाकिस्तान में अभी हाल ही में सरकार में परिवर्तन आया है, वहां की सरकार बदल चुकी है, तो वहां की सरकार ने अभी ये डिक्लेयर किया कि वो इस एससीओ रैट्स की मीटिंग में शामिल होंगे, जो कि अच्छी बात है, एक पॉजिटिव स्टेप है। कम से कम इस मुद्दे पर सभी देश मिलकर बातचीत कर पाएंगे। अगर हम रैट्स की बात करते हैं तो ये एससीओ का एक परमानेंट ऑर्गन है जो कोशिश करता है कि मेंबर स्टेट्स आपस में कोऑपरेट करें, कोऑर्डिनेट करें, आतंकवाद, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म को हम रोक सकें। ये सिक्योरिटी और डिफेंस के मुद्दों को आधार बना के बातचीत करते हैं। हेडक्वार्टर्ड है रैट्स उज्बेकिस्तान के ताशकेंट में। एससीओ की बात करते हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ये एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे जो ग्रुप में पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनकी सरकारें एक साथ मिलकर बैठती हैं। ये यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है। यूरोप और एशिया के देश इसमें शामिल हैं। रशिया बेसिकली इसका हिस्सा है, तो रशिया तो यूरोप और एशिया दोनों में ही आ जाता है। मेंबर कंट्रीज में यू कैन सी कि इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। 4 देशों के पास ऑब्जर्वर का भी स्टेटस है, 2 उधर अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। 2001 में इस संस्था को बनाया गया था। इसकी गवर्नेंस के लिए जो सबसे सुप्रीम बॉडी है दैट इज HSC यानी कि हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल। ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। एससीओ के लिए ये साल में एक बार मिलती है और बातचीत करके डिसीजंस लेती है। एससीओ का जो सेक्रेटेरिएट है वो बीजिंग में है, लेकिन जो रैट्स का सेक्रेटेरिएट है वो उज्बेकिस्तान के ताशकेंट में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी ने पिच किया है इस आइडिया को कि हम एक मालवीय मिशन चलाएंगे, जिसके माध्यम से पूरे देश में हम टीचर्स एजुकेशन या फैकल्टी डेवलपमेंट का एक इकोसिस्टम तैयार करेंगे ताकि टीचर्स को ट्रेन किया जाए, वो बेटर एजुकेशन ग्रांट कर सकें। बात करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में। 1861 से 1946 के बीच का इनका पूरा जीवन रहा। इंडियन एजुकेशनिस्ट और फ्रीडम फाइटर रहे थे। महात्मा गांधी जी ने इन्हें महामना का टाइटल दिया। कई दफा कौन टाइटल किसको दे रहा है पूछ लिया जाता है यूपीएससी में भी, तो महात्मा गांधी जी ने ही पंडित मदन मोहन मालवीय जी को महामना, पंडित मदन मोहन मालवीय ये टाइटल दे दिया था, महामना टाइटल दे दिया था। अपने स्कूल डेज में ही उन्होंने पोएम्स लिखना शुरू कर दिया था पेन नेम मकरंद के नाम से, और कई सारे जर्नल्स और मैगजीन्स भी इन्होंने अपनी उसमें कंट्रीब्यूट किया। फ्रीडम मूवमेंट के दौरान ये एक मॉडरेट लीडर रहे।
इंडियन नेशनल कांग्रेस के 4 बार प्रेसिडेंट रहे, 1909, 18, 32 और 33 में। यद्यपि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था तो 32 और 33 के सेशंस को प्रेसाइड नहीं कर पाए थे। इन्होंने फाउंड किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू को वाराणसी में 1916 में, जो बना बीएचयू एक्ट ऑफ 1915 के तहत, और ये 1919 से लेकर 1938 तक वीसी यानी कि वाइस चांसलर भी रहे बीएचयू के। अभ्युदय एक हिंदी वीकली था जो इन्होंने 1907 में शुरू किया था और इसे इन्होंने डेली बेसिस पे लॉन्च करना शुरू कर दिया था 1915 में। इन्होंने मर्यादा एक हिंदी मंथली स्टार्ट किया 1910 में। लीडर इनका इंग्लिश डेली था जो डेली बेसिस पे पब्लिश किया जाता था। 1909 में इसे शुरू किया गया था और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हिंदुस्तान टाइम्स है उसके रहे 1924 से 46 के बीच में। तो काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा इनका। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बायो मटेरियल के बारे में। बायो मटेरियल कोई भी ऐसा मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है और किसी भी प्रकार की हीलिंग में या डायग्नोसिस में हमारी मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक पट्टी जो आपके घाव पे बांधी जाती है और वो हमारी बॉडी को हील करे बजाय इसके कि नुकसान पहुंचाए। बायोमटेरियल कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जिसे इंजीनियर किया जाए कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करके मेडिकल पर्पज से हमारी मदद करे। वो थेरेपैटिक या डायग्नोस्टिक हो सकता है। अभी हाल ही में जो बायोमटेरियल डेवलप किया गया है वो हमारे बॉडी में हीलिंग प्रोसेस को हेस्टन करेगा। इसे हम डिराइव कर रहे हैं पॉलीमर पुलुलन से। जो पॉलीमर पुलुलन है वो एक फंगस से निकलता है। उस फंगस का नाम है एरोबैसिडियम पुलुलेंस एंड दैट इज द रीजन कि इसे पॉलीमर पुलुलेंस कहा जा रहा है। ठीक है, जो बायोमटेरियल है ये वॉन्ड को डिसइंफेक्ट करने में कैपेबल होगा और हीलिंग प्रोसेस को तेज करेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फर्स्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम के बारे में है, जहां पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन एक इंडियन डेलीगेशन को लीड करेंगे और इस रिव्यू फोरम में शामिल होंगे। 17 से 20 मई के बीच में शामिल हो रहे हैं। ये एक प्राइमरी इंटर गवर्नमेंटल ग्लोबल फोरम है जहां पे हम बातचीत करते हैं कि लोग एक देश से दूसरे देश में जब माइग्रेट कर रहे हैं तो उसका लोकल, नेशनल, रीजनल या फिर ग्लोबल लेवल पे क्या प्रोग्रेस है, उसके क्या इंपैक्ट्स ऑल होते हैं, उसे रिव्यू करते हैं वो प्रॉपरली। इस मीटिंग में कोशिश की जाती है कि हम सेफ, ऑर्डरली और रेगुलर माइग्रेशन को इंश्योर करें। यहाँ पर 4 इंटरैक्टिव मल्टी स्टेक होल्डर्स होते हैं जहां पर राउंड टेबल या पॉलिसी डायलॉग या प्लीनरी में बातचीत की जाती है। रिवीजन करते हैं। रामगढ़ विश्वधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में है, गलत है, ये राजस्थान में है। रेपो रेट अगर रिड्यूस किया जाए तो मनी सप्लाई घट जाती है, गलत है, मैंने बताया बढ़ जाएगी। पंडित मदन मोहन मालवीय, इन्होंने इंग्लिश डेली लीडर स्टार्ट किया था 1909 में, ये सही है। और एससीओ रैट्स बीजिंग में हेडक्वार्टर्ड है, गलत है, ये तास्केंट में हेडक्वार्टर्ड है। तो हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।